तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर की भारत में बहने वाली मुख्य नदियों के बारे में। देखिए भारत की नदियां जो हैं यह मुख्य रूप से भारत के विकास और इसके आर्थिक स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर नदियों का बहाव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की नदियाँ बहती हैं और ये नदियाँ किस तरह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आकर मिलती हैं। यदि हम लोग देखें तो भारत में मुख्य रूप से जो नदी है वो दो तरह से बहती हैं, अर्थात भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। एक नदियां जो है वो हिमालयन नदियां कहलाती हैं और दूसरी प्रायद्वीप नदियां होती हैं। देखिए हिमालयन नदियां वो नदियां होती है जो हिमालय के क्षेत्र में उत्पत्ति हुई इनकी और वहाँ से ये बहते हुए भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यदि हम लोग इस मैप को देखें तो अगर हम लोग थोड़ी से अनुमान लगाएं तो हिमालय जो है वो भारत के कुछ इस क्षेत्र में आता है और ये जो हिमालय का क्षेत्र है यहीं से बहुत सारी नदियां बही हैं, जिसमें से मुख्य रूप से सिंधु है, फिर झेलम है, चिनाब है, गंगा है। ये सभी नदियां जो है इन क्षेत्रों से आता है। देखिए भारत में जिस तरह से हिमालयन नदियों का बहाव होता है उसी प्रकार से भारत में प्रायद्वीप नदियाँ भी बहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालयन नदी के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रायद्वीप नदियाँ किस तरह से भारत में फैली हुई हैं एक जाल की जैसा। देखिए यदि देखा जाए तो सबसे पहली नदी जो है ऊपरी छोर से अगर देखें तो भारत के क्षेत्र और तिब्बत के क्षेत्र में आने वाला मानसरोवर जो होता है उस क्षेत्र से सिंधु नदी का निर्माण होता है और यहाँ से सिंधु नदी की उत्कृष्टि होती है और ये भारत के क्षेत्र से बहते हुए पाकिस्तान में एंट्री करता है। आप फिर से समझ लीजिए कि मानसरोवर से होते हुए सिंधु नदी जो है वो भारत के ऊपरी क्षेत्र अर्थात जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री लेती है और ये नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी माना जाता है। इसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियां जो है वो सिंधु नदी को और आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, जिसके बाद ये अरब सागर में मिलती हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन है, वो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें झेलम है, उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है उसमें चिनाब है और एक सहायक नदी इसमें हम ले सकते हैं, इसमें रावी है। उसके बाद व्यास है और व्यास के साथ साथ इसकी और एक सहायक नदी है जो सतलज है। तो ये 5 नदियां जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। देखिए सिंधु नदी वही नदी है जो सिंधु सभ्यता से उत्पत्ति हुई, जिसकी जहाँ से सिंधु सभ्यता की खोज हुई और ये नदी के तहत जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान और भारत के बीच जब बंटवारा हुआ तो इस नदियों के बॉर्डर्स को भी बांटा गया। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इन नदियों का बंटवारा हुआ और इनकी जल का एक बोल सकते हैं प्रॉपर हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को दिया गया और कुछ हिस्सा भारत को दिया गया। ये जो 3 भाग हैं सिंधु, झेलम और चिनाब जो है इसका 80% भाग जो होगा वो पाकिस्तान उपयोग कर सकता है और बाकी 20% भाग जो है वो भारत अपने उपयोग में लाएगा। उसी तरह रावी, व्यास और सतलज जो है इसका 80% भाग भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा। और इसी तरह से भारत के ऊपरी क्षेत्र में अर्थात जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जलों का बंटवारा हुआ जिसे सिंधु समझौता भी कहा जाता है। यह सिंधु समझौता 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो मानसरोवर से जैसे ही यहाँ सिंधु नदी निकलती है इसकी कुल जो दूरी होती है वो 2880 किलोमीटर की होती है और 2880 किलोमीटर तय करने के बाद ये नदी जो है ये अरब सागर में आकर मिल जाती है। ये नदी जो है जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है उसमें आप जम्मू कश्मीर का बहुत क्षेत्र होता है जिसमें श्रीनगर है, उसके बाद आप बारामूला ले सकते हैं। तो इन क्षेत्रों से होकर के ये नदियाँ गुजरती हैं। उसी तरह चेनाब के किनारे श्रीनगर और बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर के बहुत ऐसे क्षेत्र बसे हुए हैं। तो कहीं न कहीं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये सभी नदियां जो है मुख्य स्रोत है वहाँ के जनसाधारण और जन व्यक्तित्व के लिए, वहाँ की कृषि के लिए। देखिए सतलज जो सबसे निचला नदी माना जाता है ये एक ऐसा नदी है जो बोल सकते हैं कि भारत के राजस्थान क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसे एक मानवकृत नहर के द्वारा जोड़ा गया है और ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनल या इंदिरा गांधी नहर है। ये नहर जो है जिसे हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं ये एक तरह का
ऐसा नहर है जिसमें आप कह सकते हैं कि इससे राजस्थान को भारी मात्रा में पानी पहुंचता है और राजस्थान इसी के द्वारा अपनी हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि सतलज नदी का द्वारा इंदिरा गांधी कैनल का निर्माण हुआ या इंदिरा कैनल का निर्माण हुआ, जो राजस्थान को जल पहुँचाने का काम करता है। उसी तरह देखिए उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, भारत के उत्तराखंड का एक भाग है जहाँ पर गंगोत्री नामक एक स्थान है, वहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई है। गंगा की उत्पत्ति अलकनंदा और भागीरथी इन दो नदियों के मेल से हुआ है और गंगा जो है यहाँ से बहते हुए भारत के मुख्य कई क्षेत्रों में जाती है, जिसमें उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, झारखंड का कुछ हिस्सा है और पश्चिम बंगाल आता है, जिसके बाद यह बंगाल में जाकर मिलती है। और इस तरह से गंगा जो है वो भारत के कई क्षेत्रों से होते हुए, कई राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। देखिए बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बोल सकते हैं कि गंगा का एंट्री होता है। जिस तरह भारत में हम लोग इस प्यारी सी नदी को गंगा कहते हैं, उसी तरह बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कह के बुलाया जाता है। यह नदी जो है ये दोनों देशों में काफ़ी पवित्र मानी जाती है और इस नदी से भारी मात्रा में कृषि क्षेत्र में विकास होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है ही साथ कृषि के लिए बहुत उपयोगी नदी के रूप में गंगा का उपयोग होता है। देखिए गंगा से यमुना जो है ये प्रयाग में मिलती है और इसे संगम भी कहा जाता है। देखिए यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका भी उत्कृष्टि जो है वो गंगा के ही या बोल सकते हैं गंगोत्री की ही कुछ दूरी पे हुआ है, जहाँ से ये बहते हुए गंगा को सपोर्ट करती है और एक जगह पर इनका मिलन होता है जिसे प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर ये गंगा की सहायक नदी के रूप में विकसित होती है। जिस तरह आप बोल सकते हैं कि यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, उसी तरह यमुना की भी दो नदियाँ जो है वो सहायक नदी मानी जाती है, जिसमें बेतवा और दूसरा चंबल नदी है। देखिए ये जो चंबल नदी है और बेतवा नदी है यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो यमुना को तेज गति से जल प्रवाह करने में सहायता करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेतवा और चंबल ये दोनों नदियां जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम लोग उदाहरण लें तो ये हमारी गंगा है और ये हमारी यमुना है। तो यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यहाँ पर बेतवा और चंबल ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरह से गंगा जो है वो भारत के मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर गिरती है कि गंगा की जो कुल लंबाई है यह 2525 किलोमीटर की है। देखिए उसी प्रकार अगला जो नदी है यह है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी वो नदी है जो हिमालय के क्षेत्र से उत्कृष्ट होती है, या आप कह सकते हैं कि ये मानसरोवर से ही उत्कृष्ट होती हुई ये भारत के क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी जो कुल लंबाई है ये लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये नदी जो है ये बहते हुए बांग्लादेश से वापस बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और ये नदी जो है ये तिब्बत में इसे सापो कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को सापो कहा जाता है। ये नदी जो है ये भारत के असम, मेघालय और साथ ही साथ हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है इस क्षेत्र में बहती है। इस नदी का जो अधिकतर भाग है वो दूसरे देश या बोल सकते हैं तिब्बत क्षेत्र में है और बांग्लादेश में है और भारत में मात्र इसका 915 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो आता है। ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसलिए चौड़ी नदी होने के कारण ये काफ़ी अधिक मात्रा में बोल सकते हैं प्रायद्वीप का निर्माण करती है, या आप बोल सकते हैं कि ये नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ये नदी द्वीप जो है ये अधिकतर क्षेत्र में बोल सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें मांजुली द्वीप जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी जल द्वीप है। ये जल द्वीप क्या होती हैं? देखिए ये नदियों के बीच में या बोल सकते हैं जहाँ नदियों का प्रवाह होता है उन प्रवाहों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा भूभाग होता है। तो सबसे बड़ा जो जल प्रायद्वीप है या जल द्वीप है जो नदियों द्वारा बनता है ये ब्रह्मपुत्र द्वारा भारत के क्षेत्र में बनता है, जिसका नाम मांजुलिप प्रायद्वीप है या मांजुलिप द्वीप कह सकते हैं। उसी प्रकार सबसे छोटा द्वीप जो है वो ओमान द्वीप है, जो भी ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बना हुआ है और ये भी विश्व का सबसे छोटा बोल सकते हैं जल या नदी के जल द्वारा बना द्वीप माना जाता है।
देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण यह असम क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है। और ये जो मांजुली द्वीप है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप की एक श्रेणी में आता है। उसी प्रकार विश्व की सबसे छोटी जो नदी द्वीप है वो ओमान द्वीप है, जो भी ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत बना हुआ एक द्वीप है और ये भी असम क्षेत्र में आता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली है और सबसे छोटी, जिसका नाम ओमान है, सबसे छोटी नदी द्वीप जो है वो भी भारत के असम क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत के असम, मेघालय और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती है उस क्षेत्र को मेघना कहा जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए डेल्टा वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए जो मट्टी होते हैं उनका एक जमावड़ा होता है और वहाँ से एक भूभाग का निर्माण होता है और इस भाग को डेल्टा कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यह क्षेत्र जो है ये भारत के इस क्षेत्र में आता है और सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में आकर ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है जहाँ पर इनका संगम होता है, इस क्षेत्र में काफ़ी उपजाऊ जमीन होता है, इसलिए इस क्षेत्र में जंगल भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो खेती होती है किंतु अधिकतर क्षेत्र जो होता है ये बोल सकते हैं प्रतिबंधित होता है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में बंगाल टाइगर मिलते हैं और कई प्रकार के जीव जंतु जो है यहाँ वास करते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है सरकार के द्वारा। और सुंदरवन डेल्टा में मैकॉग्र क्षेत्र है जहाँ से बोल सकते हैं कि सुंदरवन का नाम पड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल का सबसे निचले स्तर में जहाँ सुंदरवन डेल्टा है उसका निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा हुआ है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे भारत की प्रायद्वीप नदियों के बारे में। देखिए भारत का जो ये क्षेत्र है जहाँ पर अरावली पर्वत आता है, यहाँ पर इस क्षेत्र में भारत की एक नदी जिसका नाम लूनी नदी है, इसका उत्कृष्ट हुआ है। तो लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत के क्षेत्र से इसका निर्माण होता है और ये सीधा गुजरात के कच्छ में जाके गिरती है। हम कह सकते हैं कि लूनी नदी का निर्माण जो है वो एक तरह से अरावली पहाड़ियों के बीच में हुआ है और इसका जो बोल सकते हैं कि जो इसका अंतिम बिंदु है यह गुजरात के कच्छ को कहा जाता है। तो इस तरह से लूनी नदी जो है ये भारत की ऊपरी छोर से पहली नदी है जो प्रायद्वीप नदी आती है। अगला जो प्रायद्वीप नदी है वो आता है छत्तीसगढ़ के मुख्य क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के अमरकंटक नामक क्षेत्र से ही बोल सकते हैं 3 नदियों का निर्माण होता है, जिसमें पहली नदी जो है वो नर्मदा होती है, दूसरी नदी जो है वो सोन होती है जो बाद में गंगा से मिलती है और यह तीसरी नदी जो है वो महानदी है। देखिए ये तीनों नदियाँ जो है ये बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करती है भारत के निचले स्तर में। देखिए नर्मदा और एक नदी है ताप्ती, ये दोनों नदियाँ जो है ये सतपुड़ा के क्षेत्रों में बनी हुई, सतपुड़ा के पहाड़ियों में बसी हुई नदियाँ हैं और इन्हीं क्षेत्रों से ये बहती हैं। यहाँ 2 नदी बहती हैं, कौन कौन, एक है नर्मदा और दूसरा जो है वो है ताप्ती। देखिए ताप्ती और नर्मदा जो है ये दोनों नदियाँ चूँकि पहाड़ों से होकर गुजरती है, इसलिए ये नदियाँ जो है ये द्रोणियों का निर्माण करती हैं। इनके द्वारा 2 मुख्य द्रोणियाँ बनाई गई हैं, या आप ये एक ही द्रोणी कह सकते हैं, जिसे कपिल धारा या फिर बोल सकते हैं धुआंधार धारा। इस प्रकार की द्रोणी का निर्माण जो है वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के द्वारा होता है। इसके बाद नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। मध्य प्रदेश में इसका जो मुख्य बिंदु है वो जबलपुर को माना जाता है और ये इसी तरह से बहते हुए अरब सागर से जाकर के मिलती है। अगला जो देखेंगे हम लोग तो इसमें हमें मिलती है सोन नदी। देखिए सोन नदी वो नदी है जो पहली और एकमात्र दक्षिण से होते हुए गंगा से मिलने वाली नदी है। तो दक्षिण क्षेत्र से, क्योंकि अधिकतर जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र से आई हुई है, लेकिन दक्षिण क्षेत्र से मात्र एक सोन नदी है जो गंगा से मिलती है और वापस बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। उसी तरह जो हमारी महानदी है, जो तीसरी नदी है जो अमरकंटक से बहती है, जो तीसरी नदी जिसका नाम महानदी है, ये भी नदी जो है ये सीधा उड़ीसा से होते हुए भारत के निचले क्षेत्र में जाती है और यहाँ पर विश्व का, या बोल सकते हैं कि भारत का सबसे अधिक
उपजाऊ क्षेत्र जहाँ पर भारी मात्रा में फूलों की खेती होती है। देखिए उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर भारी मात्रा में फूलों की खेती होती है, और साथ ही साथ उड़ीसा में ही भारत की सबसे बड़ी, या बोल सकते हैं इसी महानदी में भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी डैम का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग हीराकुंड बांध कहते हैं, हीराकुंड डैम कहते हैं। तो महानदी पर सबसे बड़ा जो डैम बना है वो कौन सा बना है, वो है हीराकुंड डैम। तो इस तरह से तीनों नदियों का अलग अलग गुण जो है वो इसमें बताया गया है। और देखिए अगला जो प्रायद्वीप नदी है ये आता है गोदावरी। देखिए गोदावरी वो नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से होकर निकलती है और महाराष्ट्र के क्षेत्र से ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदी जो है इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या फिर बोल सकते हैं दक्षिण की गंगा का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद जो नदी है वो है कावेरी। कावेरी नदी जो है वो जस्ट या बोल सकते हैं गोदावरी नदी के नीचे के क्षेत्र में आती है और यहाँ से इसका प्रवाह जो है ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है। ये भी नदी जो है यह एक तरह से एक ऐसी नदी है जहाँ पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात स्थित है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरी और बोल सकते हैं कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में मुख्य नदियों में सबसे अंतिम नदी जो है वो है कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन बांध परियोजना का आयोजन किया गया है और यह जो है यह हीराकुंड बांध के बाद दूसरा बोल सकते हैं सबसे बड़ा बांध परियोजनाओं में से एक है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह भारत में कौन कौन नदियां बहती हैं और इन नदियों का क्या क्या योगदान है भारत के कृषि क्षेत्र में। देखिए भारत में बहुत सारी और नदियां भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदी थी मैंने वो आज आपको बता दिया। आशा करते हैं कि नदियों की इस पूरी जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।